सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले 1774 में या 1774 में कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था। इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना माना जाए, ये सिर्फ एरिया स्पेसिफिक था, यानी ऑफिशियली इसको कहते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम एक जगह थी कलकत्ता में, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया। एक्चुअली फोर्ट विलियम में अंग्रेज़ों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक कोठी बनाई, मतलब उन्होंने एक अपनी एस्टेब्लिशमेंट बनाई, और उस एस्टेब्लिशमेंट उस एरिया के तहत बहुत सारे लोग आते थे। अब इसलिए उनको भी उनका अरेंजमेंट भी होना चाहिए था, उनके साथ डिस्प्यूट होते, उन डिस्प्यूट के रेगुलेशन में भी होना चाहिए था कुछ, क्योंकि डिस्प्यूट उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए तो मैकेनिज़्म था, उनके पास लॉ इन्फोर्समेंट के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हो सके, स्पेसिफिक नहीं थी। बाद में लॉ इन्फोर्समेंट के लिए उन्होंने लॉर्ड्स लाए और भी कई एजेंसीज बनाई, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने डिस्प्यूट के अराइज होने के बाद उसका फैसला कैसे हुआ, तो उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया, फोर्ट विलियम सुप्रीम कोर्ट। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए हुई, और इसके तहत मेयर कोर्ट जो थी उसको हटा दिया गया और उसकी जगह बना दिया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 1862 तक ये ब्रिटिश इंडिया की सर्वोच्च अदालत रही। बाद में फिर आपको पता ही है, 1862 के बाद फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट और भी कई हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुए। खैर, सुप्रीम कोर्ट, इस वाली सुप्रीम कोर्ट में जो 1774 में बनी, चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे और 3 और लोग थे। इसकी सिविल ज्यूरिडिक्शन भी थी, इसकी क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन भी थी, एडमिरल्टी ज्यूरिडिक्शन भी थी, रिट भी थी, सुपरवाइजरी। देखो 5 प्रकार की ज्यूरिडिक्शन थी। सिविल ज्यूरिडिक्शन यानी ब्रिटिश सब्जेक्ट से रिलेटेड और कंपनी के मामलों से संबंधित सिविल मैटर्स होते थे। ओरिजिनल एंड अपीलेट ज्यूरिडिक्शन थी, सीधे मैटर भी लाए जा सकते थे और अपील भी की जा सकती। साथ साथ क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन भी था, जो भी कलकत्ता के तहत आने वाले, चाहे वो ब्रिटिश हों चाहे नॉन ब्रिटिश हों, सबको यहीं डील किया जाता था, कोई अन्य प्रकार की रेमेडी नहीं मांग सकता था। एडमिरल्टी होता है टैक्स से रिलेटेड, तो ये एडमिरल्टी ज्यूरिडिक्शन मैरीटाइम एंड शिपिंग रिलेटेड केस जो हैं, जैसे शिप जा रही हैं उनसे रिलेटेड जो पैसे हैं, उनके रेवेन्यू का खेल है और बहुत सारी चीज़ें थी, वो इसी के तहत ही डील होने लगी, वो उसके मैटर भी यहाँ आने लग गए। और ज्यूरिडिक्शन यहाँ पे भी हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, ये सब थी। यानी ये देख लिए 1774 से भारत में हैबियस कॉर्पस, मैंडमस इत्यादि थी। हालांकि मेयर कोर्ट में थी, पर मेयर कोर्ट में इतनी पावर नहीं थी, इसीलिए यही थी हैबियस 1774 का जो सुप्रीम कोर्ट है कलकत्ता का, उसके पास ये सारी पावर थी। अब ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण होगी सुपरवाइजरी। अब ये सुप्रीम कोर्ट है तो लोअर कोर्ट भी होगी। लोअर कोर्ट जो बनाई गई उस पर भी इसकी अथॉरिटी थी, जैसे आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, उन सबकी अथॉरिटी है ना, इसी प्रकार से इनकी भी अथॉरिटी थी उसके ऊपर। देखें जरा वर्किंग एंड चैलेंजेस। अब क्या था, कॉन्फ्लिक्ट विद कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी कोर्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इसके ऑफिसर्स, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। वॉरेन हेस्टिंग्स है, उसकी ज्यूरिडिक्शन थी, तो कई बार ज्यूरिडिक्शन ओवरलैप हो जाती थी। उसको लगता था कि सुप्रीम कोर्ट को लगता था कि भाई हम इस मामले में ज़्यादा अच्छा करेंगे या हम अपना डिसीजन देंगे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल अपनी अथॉरिटी रखना चाहता था। तो काफ़ी समस्याएं भी क्रिएट हुई इस चीज़ को लेकर, लेकिन फाइनली ऐसा भी हुआ कि इन दोनों के मैटर इंग्लैंड के कोर्ट तक जाने पड़े। ज्यूरिडिक्शन इशू है, कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन सिर्फ एक कलकत्ता तक ही थी,
लेकिन कोर्ट ने अपने जुरिडिक्शन इसके आगे भी बढ़ाना चाहा, जैसे उसके आसपास के एरियो में भी, जैसे पटना का केस, राजानंद कुमार का केस, इस वजह से काफ़ी समस्याएं हुई। और राजानंद कुमार के केस में इंडियन ऑफिशियल था, रेवेन्यू ऑफिसर था इंडिया का राजानंद कुमार, उसको ट्रायल किया और फोर्जरी के लिए फांसी की सज़ा दे दी गई। तो काफ़ी जो जूरिस्ट थे उस वक्त के, उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था इस बात को। नेक्स्ट चैलेंज थी उसकी मिसयूज ऑफ पावर ऑफ एलिगेशन। जैसे जजेस को ये माना जाने लगा कि ये पार्शियल है और अपनी लिमिट्स को ओवर रीच कर रहे हैं, यानी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा भी हुआ कि कई जजेस थे जो उनके अंदर 4 जज में से 2 जज थे, वो अपने अपने बिजनेस भी करते थे, और उनमें से कुछ जज ऐसे थे जिनकी भक्ति या जिनकी निष्ठा, इंटीग्रिटी इस कोर्ट के प्रति ना होके इंग्लैंड के प्रति थी और वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रति थी, यानी गवर्नर जनरल के प्रति थी। तो ऐसे पावर्स में काफ़ी दिक्कतें आई। तो अब ये 1774 का जब सुप्रीम कोर्ट जब बना, कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट, अब इसको रिफॉर्म करने के लिए कई सारी चीज़ें हुई कि भाई इस प्रकार से ना हो कि इंडियंस के जो रूल्स हैं उसके अंदर दिक्कत आए। इंग्लैंड के रूल और इंडिया के रूल में अच्छे डिफरेंसेस थे, उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया और सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को लिमिटेड किया गया और कहा गया कि जो कंपनी के जो सर्वेंट हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो, और जो उसके जरिए जो बिजनेस हो रहा है उस एरिया के इंडियन लोग, उन्हीं के ऊपर ये लागू। तो एक देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया है, कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट, ये था, अच्छा था, एक शुरुआत के रूप में अच्छा था, एक अंडरस्टैंडिंग के रूप में अच्छा था। लेकिन ये कहा जाए कि भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा, ये भी गलत है, पर बहुत ज़्यादा योगदान रहा, ये भी गलत है। मेनली इन्होंने एक इनिशिएट किया और एक नींव रखी सुप्रीम कोर्ट की, या हाई कोर्ट की भी नींव रखी, ऐसा मानना जा सकता है।